देवियों और सज्जनों, इस वीडियो को देखने के बाद हम और आप खेती के एक्सपर्ट बन जाएंगे। हम रमेश की कहानी सुनेंगे जो हमें बताएगी कि क्यों हमें और आपको, खासतौर पर वो लोग जो हिंदुस्तानी ज़बान समझते हैं, उत्तर भारत में रहते हैं या सूत का कपड़ा पहनते हैं, उन्हें गुलाबी सुंडी के खौफ के बारे में पता होना चाहिए। हम ये भी जानेंगे कि बाजरे की खेती क्यों मुफीद है और ये और दुरुस्त हो जाए, इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। आज का ये वीडियो देखने के बाद, खेती का वीडियो देखने के बाद हम और आप पार्ट टाइम एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हो जाएंगे। बाकी फुल टाइम एक्सपर्ट से हम बात करेंगे ही। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी है। इससे पहले कि मैं आपको खेती किसानी के कुछ ज़रूरी मुद्दे बताऊं, अपना कर्तव्य निभाइए और फटाक से इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम को या फेसबुक को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जुड़ जाइए। अब मुद्दे की बात। जेठ के महीने की टीका-टीक दोपहरी है। हरियाणा के सिरसा जिले का कुसाम्बी गांव 40 बरस के किसान रमेश चंदर 34 एकड़ के अपने खेत में बुआई कर रहे हैं। लेकिन इस बार रमेश के चेहरे पर वो पुरानी रौनक नहीं है, बल्कि उनके माथे की सिलवटें कुछ गाढ़ी हो चली हैं। 2 साल पहले तक वो कपास यानी कॉटन उगाया करते थे। कपास को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में नरमा कहा जाता है। ये अमेरिकन कॉटन की एक किस्म है। साल 2024 में रमेश ने 23 एकड़ में कपास बोया था। 2025 में रकबा घटकर 12 एकड़ रह गया। और इस साल क्या हुआ? इस साल वो सिर्फ 1 एकड़ में कपास की खेती कर रहे हैं। कपास की जगह रमेश ने इस बार 14 एकड़ में बाजरा बोने का फैसला किया है। वो बाजरा जो कभी सिर्फ 2 एकड़ में उगाते थे, आज उनकी सबसे बड़ी उम्मीद बन गया है। आखिर एक किसान सफेद सोना कही जाने वाली कपास की फसल को छोड़कर बाजरे पर क्यों दांव लगा रहा है, वो भी तब जब कपास एक नकदी फसल है, यानी बढ़िया प्रॉफिट देने वाली फसल। रमेश अकेले नहीं है। पूरे उत्तर पश्चिम भारत की कपास पट्टी के हजारों किसान आज इस फसल से मुंह मोड़ रहे हैं। जब हम कपास पट्टी कहते हैं तो उसका अर्थ है हरियाणा के भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जैसे इलाके, पंजाब के मानसा, भटिंडा, श्री मुक्तसर साहिब और फाजिल्का जिले, और राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले। हमारे एग्रीकल्चर एडिटर हरीश दामोदरन ने इसकी 3 वजहें बताई हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है गुलाबी सुंडी यानी पिंक बॉलवर। ये कोई मामूली कीड़ा नहीं है। इसके खतरनाक लार्वे यानी कीड़े के बच्चे कपास के फलों के अंदर छेद करके घुस जाते हैं। फिर ये अंदर ही अंदर पनप रहे बीजों और रुई को खाना शुरू कर देते हैं। नतीजा, फसल तो बर्बाद होती है, साथ ही बची कुची रुई का रंग भी खराब हो जाता है, जिससे बाजार में उसकी कीमत नहीं मिलती। कुछ साल पहले तक रमेश के खेतों में 1 एकड़ से 10 से 12 क्विंटल तक कपास निकलता था, लेकिन इस कीड़े के प्रकोप के चलते पिछले साल 12 एकड़ में सिर्फ 31 क्विंटल कपास ही हाथ लगा, यानी भारी नुकसान हुआ। ये गुलाबी सुंडी इस वक्त उत्तर पश्चिम भारत की पूरी नरम बेल्ट यानी कपास पट्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। नरमा बेल्ट के लिए ये वो इलाके हैं जिन्हें कभी भारत का सफेद सोने का कटोरा कहा जाता था, लेकिन आज इन 3 राज्यों के लाखों कपास किसान इस एक कीड़े के आगे बेबस खड़े हैं। दूसरी वजह है मजदूरी की भारी किल्लत और चुगाई का बढ़ता हुआ खर्च। अब ये चुगाई क्या होती है? कपास की खेती में सबसे थकाऊ और मेहनत वाला काम होता है पौधों से रुई चुनना। इसके लिए बड़े पैमाने पर मजदूरों की जरूरत होती है, लेकिन आज के वक्त में खेतों में काम करने के लिए माइग्रेशन की वजह से मजदूर नहीं मिल रहे, और जो मिल रहे हैं वो कपास चुनने के लिए 12 रुपए से लेकर 25 रुपए प्रति किलो तक की मजदूरी ले रहे हैं, जिससे खेती का खर्चा बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे कि इस साल सिरसा की थोक मंडी में कपास का भाव तो बढ़िया मिल रहा है। पिछले साल जो कपास 7,500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था, इस साल उसका भाव 8,500 रुपए प्रति क्विंटल है। सीधे 1000 का फायदा। फिर किसान पीछे क्यों हट रहे हैं? यहाँ पर गणित फेल होता है। भाव भले ही 1000 रुपए बढ़ गया हो, लेकिन गुलाबी सुंडी की वजह से पैदावार बहुत ज्यादा घट गई है, इसलिए ये बढ़ा हुआ भाव किसान का हित नहीं कर पा रहा। जो थोड़ी बहुत कपास उग भी रही, उसे चुनने में ही कमाई का एक बड़ा हिस्सा भी खर्च हो रहा है। यानी एक तरफ पैदावार का भरोसा नहीं, दूसरी तरफ आसमान छूती मजदूरी। इस दोहरी मार ने कपास को भारतीय किसानों के लिए पूरी तरह से अनअट्रैक्टिव यानी घाटे का सौदा बना दिया है। अब आते हैं तीसरे और सबसे बड़े कारण पर, केमिकल और खाद का बढ़ता हुआ खर्च। कपास की फसल कोई मामूली देखभाल नहीं मांगती है। केमिकल्स की एक पूरी फैक्ट्री आप मानो लगती है। एक वानगी के लिए रमेश का हिसाब समझते हैं। बुआई के समय प्रति एकड़ एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट के 50 किलो के 2 कट्टे लगते हैं। ये तमंचे वाला कट्टा नहीं है, ये बोरे वाला कट्टा है। आधा कट्टा लगता है म्यूरिएट ऑफ पोटाश यानी एमओपी का, और 10 किलो का एक कट्टा सल्फर बेंटोनाइट का डालना पड़ता है। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती। 1.5 महीने बाद फिर से खेत को चाहिए 1 कट्टा डाई अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी और 45 किलो के 2 यूरिया के कट्टे। खाद के इस भारी भरकम डोज के बाद शुरू होता है
कीटनाशकों का दौर। अमेरिकन बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म, तंबाकू कैटरपिलर, थ्रिप्स और चेपा जैसे खतरनाक कीड़ों से फसल को बचाने के लिए रमेश को कोरेजिन, प्रोक्लेम, डेलीगेट और साइपरमेथ्रिन जैसे महंगे और हैवी केमिकल्स का छिड़काव करना पड़ता है। कपास का पूरा लाइफ साइकिल करीब 180 से 185 दिनों का होता है। इन 6 महीनों में किसान को अपने खेत में 5 से 10 बार ये महंगे कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेब पर कितना बोझ पड़ता होगा। रमेश खुद बताते हैं कि इतने महंगे स्प्रे करने और हजारों रुपए फूकने के बाद भी ये सारे केमिकल्स गुलाबी सुंडी पर पूरी तरह बेअसर हैं। यानी पैसा गया, मेहनत गई और फसल भी गई। एक तरफ कपास का ये खर्च और दूसरी तरफ है बाजरा। अब रमेश ने कपास की जगह बाजरा चुना तो उनकी खेती का बजट कैसे बदला, इसे भी गणित से समझते हैं। खाद का खर्च आधा हुआ। जहां कपास में केमिकल की पूरी फैक्ट्री चाहिए मानो, वहीं बाजरे में प्रति एकड़ सिर्फ 2 कट्टे एसएसपी और 2 कट्टे यूरिया की जरूरत होती है। कीड़ों का डर नहीं। टॉप बोरर जैसे कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए पूरे सीजन में सिर्फ प्रोक्लेम दवा के 80-80 ग्राम के 2 छोटे स्प्रे काफी हैं। पानी की भारी बचत होती है। कपास को 5 से 7 बार सींचना पड़ता है। बाजरा 1 से 2 बार की सिंचाई में तैयार हो जाता है, इसीलिए मोटा अनाज कहलाता है। और नोट करने की बात यह कि कपास का चक्र 6 महीने का, 180 दिन का। वहीं बाजरे की प्रो एग्रो 9001 हाइब्रिड वैरायटी 90 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है। समय आधा लगा और पैदावार पूरे 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़, जो कपास से कई गुना ज्यादा है। दिल्ली की एग्रोकेमिकल कंपनी है क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्येंद्र सिंह से हमारे रिपोर्टर ने बात की। उन्होंने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत के किसानों का कपास से मोहभंग होना एक बड़ा ट्रेंड बन चुका है। हरीश दामोदरन से बात करते हुए सत्येंद्र कहते हैं कि गुलाबी सुंडी से होने वाला भारी नुकसान, फसल का लंबा सीजन और आसमान छूती खाद मजदूरी की लागत से किसानों को कपास से पूरी तरह निराशा मिली है। और यही वजह है कि उनकी कंपनी के प्रो एग्रो 9001, 9190 और 9180 जैसे बाजरा हाइब्रिड्स की मांग तेजी से बढ़ी है। पिछले साल यानी 2025 के खरीफ सीजन में सिर्फ प्रो एग्रो 9001 वैरायटी ही यूपी, एमपी, राजस्थान और हरियाणा के लगभग 16 लाख एकड़ में बोई गई थी। और इस साल 2026 में ये आंकड़ा एक नया रिकॉर्ड बना सकता है। पर कहानी में एक और ट्विस्ट है जो बाजरे को कपास से मीलों आगे खड़ा करता है, और ये है प्लांटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, यानी फसल चुनने और समय बचाने की आजादी। कपास का सीजन लंबा होता है। किसान अप्रैल मई में कपास बोता है, नवंबर में जाकर खेत खाली होता है। इसके बाद वो सिर्फ गेहूं उगा पाता है, यानी साल की 2 ही फसलें। लेकिन बाजरे के साथ किसान एक साल में 3 फसलें ले सकता है। एक्सपर्ट सत्येंद्र सिंह समझाते हैं ये कैसे मुमकिन है। पहली फसल किसान 15 से 20 जून के बीच जो बाजरा बोएंगे वो ठीक 3 महीने बाद यानी सितंबर के पहले पखवाड़े तक कट जाएगा। दूसरी फसल उनके पास भरपूर समय होगा कि वो अक्टूबर के बीच में 130-140 दिनों के रकबे वाली, इतनी मियाद वाली रबी की फसल यानी सरसों बो सकें। और तीसरी फसल मार्च के मध्य में जब सरसों कटेगी तो मार्च अप्रैल से लेकर मई जून के बीच 60 से 65 दिन वाली जायद की फसल यानी मूंग भी उगा सकते हैं। जायद की फसलें खरीफ और रबी की फसलों के बीच यानी मार्च से जून के बीच उगाई जाती हैं। बस इतना ध्यान रखना होगा कि पानी इतना ना भर जाए कि खेत डूब जाए और खेती की गुंजाइश बनी रहे। जायद में ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाजरा उगाने से किसान को साल में एक एक्स्ट्रा फसल और मूंग बोनस के रूप में मिल जाती है। फायदे बहुत हैं, पर एक पहलू और है। किसान कपास छोड़ रहे हैं, बाजरा अपना रहे हैं, लेकिन मन में एक डर है, सही कीमत का डर। रमेश जैसे किसान सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, एमएसपी पर आधारित पक्की सरकारी खरीद। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के जरिए सरकार पहले से ही फसलों की एक कीमत तय कर देती है, फिर किसान उसी कीमत पर फसल अपनी बेच सकते हैं। बाजरे से जुड़ा पिछले साल का रमेश का अनुभव खराब था, इसका भी गणित समझिए। पिछले साल बाजरे का ऑफिशियल एमएसपी था 2775 रुपए प्रति क्विंटल, लेकिन जब रमेश बाजार में फसल बेचने गए तो व्यापारियों ने खरीदा 2100 रुपए क्विंटल पर, जो एमएसपी से बहुत कम था। इस साल सरकार ने बाजरे का एमएसपी बढ़ाकर 2900 रुपए प्रति क्विंटल किया है। आंकड़ा देखने में अच्छा है, लेकिन रमेश और देश के तमाम किसानों का सीधा कहना है कि सिर्फ कागज पर एमएसपी बढ़ाने से पेट नहीं भरेगा। सरकार को या तो खुद मंडियों में आकर एक्चुअल प्रोक्योरमेंट यानी सीधी सरकारी खरीद करनी होगी, कांटा लगाना होगा, या फिर मार्केट रेट और एमएसपी के बीच के पूरे अंतर का भुगतान सीधे किसान के खाते में करना होगा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय वजहें भी हैं जो इस साल भारत के करोड़ों किसानों की किस्मत तय करने वाली हैं, वो भी जान लीजिए। जून का महीना करीब है, मानसून की बारिश के साथ ही देश में खरीफ की फसलों की बुआई शुरू होने वाली है। लेकिन इस बार भारतीय किसानों के सर पर मानसून से भी बड़ी एक तलवार है, और वो है खाद यानी फर्टिलाइजर का महासंकट। आप सोच रहे होंगे कि हमारे खेतों का कनेक्शन 7 समंदर पार के युद्ध से कैसे है, समझते हैं। अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान का विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से 28 फरवरी से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है। भारत अपनी खाद और उसे बनाने वाले कच्चे माल की बहुत बड़े पैमाने पर इसी रास्ते और मिडिल ईस्ट पर निर्भर है। पिछले 10 बरस में भारत में खाद की मांग बहुत तेजी से बढ़ी।
साल 2016-17 में देश में यूरिया की घरेलू बिक्री 300 लाख टन से कम थी, पर 2025-26 आते आते ये 400 लाख टन पहुंच गई। सिर्फ यूरिया ही नहीं, डीएपी, एसएसपी और एनपीके जैसे कॉम्प्लेक्स खादों की खपत भी आसमान छू रही है। और ऐसे वक्त में सप्लाई चेन का टूटना एक बड़ा रेड सिग्नल है। खाद की इस किल्लत का सीधा असर फसलों के चुनाव पर पड़ेगा। धान और मक्का जैसी फसलें फर्टिलाइजर गजलर हैं, यानी इन्हें भारी मात्रा में खाद चाहिए। मक्के में ये चुनौती और भी ज्यादा बड़ी है। रमेश के उदाहरण पर फिर लौटते हैं। उन्होंने साल 2024 में 9 एकड़ में पूसा बासमती 1401 धान लगाया, 2025 में बढ़ाकर 13 एकड़ किया और इस साल उनका प्लान इसे 19 एकड़ तक ले जाने का है। लेकिन धान की इस वैरायटी को उगाने के लिए प्रति एकड़ 3 कट्टा यूरिया, 1 कट्टा डीएपी, आधा कट्टा एमओपीडी और 4 किलो जिंक सल्फेट चाहिए। जब मार्केट में खाद की इतनी किल्लत होगी तो क्या रमेश या देश का कोई भी किसान धान और मक्के जैसी फसलों पर इतना बड़ा रिस्क ले पाएगा? हमारा और एक्सपर्ट्स का कहना है कि नहीं। और यही वजह है कि साल 2026 को भारत के लिए ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया और इसकी संभावना अब जमीन पर भी दिख रही है। जब खाद नहीं मिलेगी या महंगी होगी तो किसान मजबूरन धान और मक्के का रकबा घटाएंगे और रुख करेंगे बाजरे पर, मूंग पर और दूसरी दालों की तरफ, दलहन की तरफ, जिन्हें खाद कम चाहिए और पानी भी बहुत कम। बाजरे की पैदावार बढ़ने से इसके दूरगामी असर क्या होंगे, ये भी समझ लेते हैं अपने एग्रीकल्चर एडिटर हरीश दामोदरन से। सरकार ने वैसे अच्छा एमएसपी जो है काफ़ी बढ़ाया है, 2900 रुपया पर क्विंटल किया है। और अगर आप देखेंगे, मान लीजिए अगर 20 क्विंटल पर एकड़ अगर किसान अगर कमाएगा और तो उसको सीधा जो है 58,000 रुपीज़ एक एकड़ से आ जाएगा और उसका खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपया। तो इससे जो है काफ़ी जो है मुनाफा कमा सकता है। तो इस साल जो है अगर सरकार का एमएसपी पॉलिसी अगर रहेगा तो इसमें बड़ा ये हो सकता है। आगे के बारे में मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन हम हो सकता है कि ये जो बाजरा जो है ये एथेनॉल के लिए डेवलप कर सकते हैं। अगर ये बाजरा में अगर हम लोग ज़्यादा स्टार्च कंटेंट अगर बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि जो बाजरा जो है ये चावल का रिप्लेसमेंट कर सकता है एथेनॉल के लिए। अब आप कहेंगे कि बाजार में इस समय कपास के भाव बहुत मजबूत हैं। दरअसल पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे मानव निर्मित धागे महंगे हो गए और नेचुरल कॉटन यानी कपास की मांग और भाव बढ़ गए। भाव अच्छे हैं, लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन टूटने की वजह से दो बड़े झटके हैं। पहला, खाद का ग्लोबल संकट और दूसरा, कीटनाशकों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोलियम आधारित सॉल्वेंट्स और इमल्सीफायर्स की भारी कमी। इमल्सीफायर एक ऐसी चीज है जो दो ऐसी चीजों को आपस में मिला देती है जो कभी खुद से नहीं मिलती, जैसे तेल और पानी। यानी इस साल खाद और कीटनाशक दोनों इतने महंगे मिलेंगे कि किसानों का सारा मुनाफा घाटे में बदल सकता है। और यही वो चक्र है जो भारत की खेती का रुख बदल रहा है। आपको याद होगा, भारत सरकार की पहल पर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया। लेकिन आज यानी 2026 में ईरान का भीषण संकट, खाद की किल्लत और कम मानसून की आशंका, इन तीनों ने मिलाकर ऐसी स्थिति बना दी कि भारत का किसान खुद ब खुद मिलेट्स की तरफ बढ़ रहा है। ये साल मोटे अनाजों के लिए एक ब्रेक थ्रू बरस साबित हो सकता है। मिलेट्स, जिन्हें आम जबान में श्री अन्न कहा जाता है, भारत इस समय दुनिया में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया भर में जितना मिलेट उगता है उसका 38% भारत में होता है। भारत सरकार ने युद्ध के बीच एक और जरूरी फैसला किया। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफटी ने 13 मई को एक आदेश जारी किया। इसके मुताबिक अब देश से व्हाइट, रिफाइंड और रॉ तीनों ही किस्म की चीनी बाहर नहीं भेजी जा सकती। इस पर तुरंत रोक लगा दी गई। ये रोक 30 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी। सिर्फ एक छूट दी गई, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को लगभग 14,500 टन चीनी भेजी जा सकेगी, क्योंकि उसके साथ पहले से खास समझौता है। बाकी देश को चीनी नहीं बेची जाएगी। इसकी वजह भी समझते हैं अपने एग्रीकल्चर एडिटर से। ये जो निर्यात का जो इन्होंने जो बंद किया है, क्योंकि सरकार को कॉन्फिडेंट नहीं है अगले साल जो है प्रोडक्शन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही दिक्कत है, क्योंकि डीएपी नहीं है, यूरिया नहीं है और शुगर केन के लिए तो, गन्ने के लिए तो बहुत ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता है, क्योंकि अगले साल अगर मान लीजिए अगर प्रोडक्शन सही नहीं होगा तो इसीलिए सरकार जो है रिस्क नहीं लेना चाहता है। और अभी जो है फेस्टिवल सीज़न भी आने वाला है, दशहरा आएगा, ये सब जो है तो उससे जो है ये शुगर का डिमांड बढ़ सकता है। तो सरकार ये नहीं चाहता है कि शुगर में भी ये दिक्कत आ जाए। इस पूरे संकट और भारत के कृषि चक्र में आ रहे बदलाव पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हमारे पारंपरिक मोटे अनाज ही भविष्य की खेती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपकी खेती कैसी चल रही है। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।